नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी परीक्षा की आंसर की आज हम आपके लिए लेके आए हैं। और बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की होगा कुछ ऐसा ही रहेगा और बहुत रेयरली कोई चेंज होगा किसी प्रश्न में, और लगभग सभी प्रश्नों के आपको यहाँ पे सटीक आंसर बताए गए हैं। एक दो प्रश्न में अगर कुछ चेंज हो जाए, और चूंकि बीपीएससी भी 3 बार आंसर की जारी करेगा, फाइनल आंसर की जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है लगभग वही चीज़ें मिलेंगी। आते हैं पहले प्रश्न पर, और आप सभी लोग कमेंट जरूर करें अपना, जो भी आपका ग्रुप हो जनरल से हैं तो जनरल लिख के अपना नंबर जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे हमको एक अंदाज़ा हो जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कट ऑफ क्लियर कर देंगे सभी के लिए। और इतना हम आपके लिए कह सकते हैं कि अभी तक का जो पेपर हुआ पीआरटी का सबसे टफ पेपर ये था। जो पेपर हुआ है सबसे टफ पेपर की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। तो पेपर सबके लिए टफ था, तो उसी हिसाब से और आज हम आपको बता दे रहे हैं सटीक आंसर, और आप उसी हिसाब से मैच कर लीजिए। पहला प्रश्न है, और ये जो सेट है सेट एफ से हमने लिया है, तो ध्यान दीजिएगा सेट एफ से हमने प्रश्न को लिया है, बाकी आप अपने अपने सेट से मैच कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो इस प्रश्न का आंसर 42वां संविधान संशोधन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो ये आपका देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 6 से 8 का हमको मैथ साइंस में साइंस का जो क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ से पूछा गया था। यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या? तो इसका आंसर 50% है। आप लोग आंसर मैच कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं, ग्रुप जरूर मेंशन कर दें, ताकि हम उसी हिसाब से आपके लिए कट ऑफ का एक वीडियो ला पाएँ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? तो पेंटर शब्द में आई से पकड़ सकते थे आप, यहाँ पे आई यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी बनाए जा सकते हैं। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? सिंपल एनसीईआरटी से प्रश्न है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया, इसका नाम था धर्म गार्डियन। तो ध्यान रखिएगा, धर्म गार्डियन 2024 भारत और जापान के बीच में। फिर है, मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ये हमने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में भी दिया था, जो आपने आपको लगभग 100 क्वेश्चंस भी कराए थे कम्युनिटी सेक्शन से करंट अफेयर्स के, तो वहाँ पर भी आपको बताया गया था, प्रश्न हमने वहाँ पर दिया था 21.8 किलोमीटर। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक पोषक ऊर्जा होता है जो वो सबसे ज़्यादा होता है उत्पादक स्तर का। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, उसके बाद फिर जो है लगभग 90% ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, केवल 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूसर लेवल पे होती है, उत्पादक स्तर पर। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, तो सोनार तकनीक का प्रयोग हम सभी यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, जिनको कटक बोलते हैं, महासागरीय कटक का पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई तो पता लगाया ही जाता है सोनार तकनीक से, हिमशैल का पता लगाने, तो सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? तो इसका आंसर होगा 20 मीटर। रेडियस अगर निकालेंगे तो 10 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर बोला गया तो डायमीटर आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो डायमीटर व्यास पूछा तो व्यास कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर 20 मीटर होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73 और 74वां संविधान संशोधन आया था? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे उस समय। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो एनसीईआरटी से सिंपल प्रश्न लिया गया है, वहाँ पे चैप्टर भी है जो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ, जो है मतलब इफेक्ट ऑफ करंट करके है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ करंट करके। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का तापीय इस नाम से चैप्टर भी है, तो वहाँ पे विद्युत फ्यूज के बारे में आपको बताया भी गया है। एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया था, तो सिंपल सा प्रश्न था, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। फिर भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? तो आपने बहुत बार पढ़ा भी है, पढ़ाया भी गया है, बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा है भारत की, हमने आपको ट्रिक भी बताया था बचपन MBA। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ये होता है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। कई जगह आपको सूर्य बताया गया, तो सूर्य आंसर नहीं होगा इसका। वायुमंडल ध्यान दीजिए, जब सूर्य से ऊर्जा आती है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आती है, जिसको लघु पार्थिव विकिरण तरंग बोलते हैं। तो ये इससे धरती की सतह गर्म होती है, लेकिन धरती की सतह जब गर्म हो जाती है तो कुछ विकिरण ऊपर भी जाता है, तो जो विकिरण ऊपर वापस से वायुमंडल में जाता है, जिसको ग्रीन हाउस गैसेस पकड़ लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, जैसे कि CO2, तो इससे वायुमंडल गर्म होता है। तो वायुमंडल जब गर्म होता है तो ये किससे गर्म होता है? तो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, जिनको लॉन्ग वेव रेडिएशन बोला जाता है। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन से, दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से वायुमंडल सबसे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर C होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 12:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, तो इसका आंसर है 155 डिग्री।
उल्टे और सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का ध्यान दीजिएगा, हमने आपको टेलीग्राम में बताया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए और सी दोनों होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और हो सकता है कि बीपीएससी का आंसर किया है तो एक ही माने, लेकिन अगर देखा जाएगा तो दोनों केस हो सकते हैं। तो जीवभार का पिरामिड और जो है संख्या का पिरामिड। ऊर्जा तो हर केस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूसर लेवल पे होती है, ऊपर जाते जाते घटने लगती है, तो ऊर्जा का पिरामिड एक ही तरीके से बन सकता है। बाकी संख्या का पिरामिड और जीवभार का पिरामिड ये दो तरीके का बन सकता है, मतलब उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर आपका ये ए और सी दोनों होगा, तो ए और सी दोनों होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का आंसर होगा। इसको सही कर लीजिएगा आप, इसके हिसाब से अपना चेक कर लीजिएगा। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो इसके लिए जो उपयुक्त में से एक से अधिक है इसका आंसर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, पढ़ाया भी गया, गोपाल कृष्ण गोखले जी। पुस्तक भी लिखी थी, सबके बारे में आपको बताया गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों और उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो 1965 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध था, दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन, थोड़ा यहाँ शब्द गलत लिखा गया है, सामाजिक और आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, तो ये सभी यहाँ पे है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सूखी बर्फ क्या है? तो आपको पता ही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, कई बार पढ़ा है आपने। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो इस प्रश्न का आंसर है 4 5 1 3 2। तो सबसे पहले विज्ञापन आता है, फिर आवेदन आता है, फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, देन चयन होता है, फिर नियुक्ति दे दी जाती है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया, मीथेन होता है बायोगैस में। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो अच्छा प्रश्न था ये, सुरु नदी है। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे, झेलम नदी के किनारे हो नहीं सकता, सिंधु नदी के किनारे होता तो आपको पढ़ाया जाता, और कारगिल ऊपर है, तो ये सुरु नदी इसका आंसर है। भारतवर्ष तथा उनके पड़ोसियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत के दृढ़ निश्चय का परिणाम है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है। भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है। तो यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है, सभी सही हैं। और जो 54 नंबर प्रश्न है और प्रश्न संख्या 49 है, ये प्रश्न जो है आयोग ने कह सकते हैं यूपीएससी लेवल या यूपीपीसीएस स्टेट लेवल पीएससी का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे। और आयोग का एक अजीब सा नाता रहता है पीआरटी के पेपर में। पीआरटी के पेपर में कुछ अलग लेवल का पेपर बनाते हैं, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि आयोग का इस पर एक मतलब उनका डिस्क्रिशन है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों में होता क्या है, जैसे हम हैं, हमने इन सब चीज़ों को ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में पढ़ा हुआ, तो हमारा तो ये प्रश्न सही हो गया। लेकिन पीआरटी लेवल का ये प्रश्न बिल्कुल नहीं है। कई सारे प्रश्न हैं जो पीआरटी लेवल के नहीं है, लेकिन बीपीएससी अपनी मन मर्जी से पेपर बनाता है, क्योंकि सभी के लिए बनाता है, तो अब उसमें कोई कुछ नहीं किया जा सकता है। बाकी हम इन सभी प्रश्नों को, एक एक प्रश्न को हम पर्सनली एनालाइज करेंगे, हम उसका मेरिट चेक करेंगे, कौन सा ईजी में जाएगा, कौन सा मॉडरेट में जाएगा, कौन सा टफ में जाएगा, उसके हिसाब से हम आपका कट ऑफ बता देंगे, जो है शाम तक आपको बता देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुना हो जाती है? तो इसका आंसर यहाँ पे 25% है। अगला प्रश्न है 56 है, तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का जो आंसर है वो 50 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका 50 आंसर आया वो सही है। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण का भाषा एटलस बनाया। तो भाषा एटलस की बात कर रहा है तो लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट में आ जाएगा। प्राकृतिक मानचित्र हो नहीं सकता, नस्लीय मानचित्र हो नहीं सकता। सिंपल सा, मतलब आपको यहाँ पता भी नहीं था तब भी आप यहाँ से आराम से रिलेट कर सकते थे प्रश्न को पढ़ते। भाषा एटलस से क्या मतलब हो सकता है? लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट ही हो सकता है। अगर 3 में से आपको चुनना हो, ये तो हटा दिया जाता है, ये हमने आपको पहले भी बताया, जब चुनना हो तो तीनों में चुनिए। और ये आपका आंसर प्राकृतिक मानचित्र तो हो नहीं सकता। किस मानचित्र की बात कर रहा है? भाषा मानचित्र की। तो लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट हो गया, तो आंसर ए है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, आपको अलग अलग जगह अलग अलग आंसर बताया गया होगा। हो सकता है बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की में भी इस आंसर को इधर उधर करने का मतलब आयोग देखे, लेकिन यहाँ पे हमने जो अभी तक चेक किया है, तो चेक किया तो पाया बिहार से रिलेटेड, बिहार में मखाने का खेती वगैरह जो होता है वो नदी में नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पर होता है? तो नदी का जो बाढ़ का मैदान होता है, नदी का जो बाढ़ का मैदान होता है, तो बाढ़ के मैदान में होता है, नदी में नहीं होता। बोला कि नदी में नहीं उगाया जा सकता, तो मखाना कमल नदी में उगाया जा सकता है, सिंघाड़ा भी नदी में उगाया जा सकता है। कमल तालाब में भी उगाया जा सकता है, सिंघाड़ा तालाब में भी उगाया जा सकता है, लेकिन नदी में भी उगाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, कमल और सिंघाड़ा उगाया जा सकता है नदी में, लेकिन मखाना जो है इसके लिए फ्लड प्लेन्स में, जो बाढ़ के मैदान होते हैं और जो रुका हुआ पानी होता है, उसी में मखाने का खेती होता है। तो कौन सा नहीं उगाया जा सकता? जिसमें आंसर मखाना है। बिहार में फेमस है मखाने की खेती।
और इस प्रश्न में हो सकता है बीपीएससी कुछ प्रश्न आपको रहेंगे जो बाकी हमने आपको जो बेस्ट आंसर हो सकता है वही हम आपको बता रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हमने आपको पहले उपयुक्त में से कोई नहीं बताया था, लेकिन इसको हमने बहुत सीरियसली चेक किया तो यहाँ पे मखाना इस प्रश्न का आंसर होगा। ये नदी में नहीं उगाया जा सकता, यही आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर है लैक्रिमल, ये अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो ये आपको प्रश्न पढ़ाया भी गया है। तो एच एन कुंजरू हमने बताया था आपको, फजल अली और के एम पणिक्कर, तो ये सभी है यहाँ पे। फजल अली अध्यक्ष थे। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला है? बहुत ही आसान प्रश्न था। घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा बाघ, बाकी मैच ही नहीं करेगा। घास को मछली खा नहीं सकती, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को हाथी कहाँ से खाएगा? हाथी तो जो मांसाहारी है नहीं। मछली को गाय कैसे खाएगी? गाय मांसाहारी है नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? ये प्रश्न आपका बीपीएससी प्री में भी पूछा गया, कई जगह पूछा गया, लेकिन यहाँ प्रश्न में एक झोल था। झोल क्या था? दक्षिण पूछ लिया गया, दक्षिण से उत्तर पूछा गया। आपने क्या पढ़ा था? उत्तर से दक्षिण पढ़ा था। कराकोरम है, लद्दाख है, झांसकर पीर पंजाल, सबने यही आंसर लगाया होगा। लेकिन इसका आंसर राइट क्या? ज़्यादातर लोगों ने ये आंसर लगाया होगा, प्रश्न को जिन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा। लेकिन इस प्रश्न का आंसर दक्षिण से उत्तर पूछ रहा था। दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो सबसे नीचे पीर पंजाल आएगा, फिर झांसकर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, सबसे ऊपर कराकोरम आएगा। तो ये आपका आंसर है, ये आंसर आपका। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर वायुतक की उपस्थिति भी है, ये भी आंसर चेंज किया हमने। यांत्रिक ऊतक का भाव, ये दोनों है, तो ध्यान रखिएगा। और चूंकि हम ट्रेवल में थे, ट्रेन पकड़ना था हमें, तो बहुत जल्दबाजी में हमने आंसर प्रिपेयर किया था, तो कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, तो उसके लिए हम जो है खेद है हमें। बाकी आप लोग इस बार चेक कर लीजिएगा, फिर आप बताइए फाइनल आपका कितना आंसर बन रहा है। वायुतक की उपस्थिति, यांत्रिक ऊतक का अभाव, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में इतना इतना आया था, और इस प्रश्न का आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर 154 आ जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को चानी, तो सहारनपुर यहाँ पे विषम है। कोलकाता मुंबई पोर्ट सिटीज़ भी है, सहारनपुर पोर्ट सिटी नहीं है। कोलकाता मुंबई जो है आप वैसे भी देख सकते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर सहारनपुर हो जाएगा। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया था? तो द्वारका भी दे दिया है, कच्छ भी दे दिया है, यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश किया, लेकिन आंसर इसका सुदर्शन सेतु है। जिन्होंने करंट में पढ़ा होगा नॉर्मली तो भी सही रहा होगा सुदर्शन। और इस बार जो है बिहार स्पेशल से एक सिंगल प्रश्न भी नहीं आया, तो बिहार स्पेशल से एक सिंगल प्रश्न भी नहीं आया, और इसीलिए हम आप सभी को बोल रहे थे कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के पीछे परेशान भी मत होइए। अब आते हैं इस प्रश्न पे, तो इस प्रश्न पे भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग आंसर बताया होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर हमने एम क्यों माना है? आयोग हो सकता है एम भी माने इस प्रश्न का आंसर, आयोग हो सकता है उपयुक्त में से कोई भी माने, तो दोनों मान सकता है। यहाँ पे एम का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पूछा गया पी का चाचा कौन है। आयोग क्या करता है, जो दिए गए विकल्प में है उन्हीं में से आंसर मान लेता है। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी देख सकते हैं कि पी का मतलब चाचा हो कौन सकता है दिए गए विकल्प में, तो एक ही विकल्प है एम। के एन एम में देखा जाएगा तो के और एन एम में एक ही व्यक्ति है जो चाचा बन सकता है या बुआ बन सकती है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, तो एम जो है, तो यहाँ पे एम आंसर हमने इसीलिए माना है। और जहाँ तक हमें लग रहा है बीपीएससी एम मानेगा, हो सकता है बीपीएससी ये भी मान ले, देखते हैं क्या मानते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इसका सही आंसर एम ही है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग को क्या कहते हैं? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इस प्रश्न का आंसर है सही। लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं इंग्लिश में, म्यूचुअलिज्म, और इसको सहोपकारिता हिंदी में बोलते हैं। फिर किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का आंसर है। और मैं सभी से एक बात कहूँगा, जिनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, जिनके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, परेशान मत होइए। एक कोई परीक्षा आपका भाग्य नहीं बदल सकती, कोई आपका ये नहीं बता सकती कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो आप जिनका परीक्षा अच्छा नहीं गया है, तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि आप सभी को फिर से उठ खड़े होना है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ में हमेशा रहेगा, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और आप लोग जो है, जो इस बार गलती की हैं, अगली बार के लिए ना करें, क्योंकि पेपर सबके लिए समान था, सबके लिए समान था, टफ था मानते हैं, लेकिन सबके लिए बराबर था। और कई बार प्रश्नों में क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती है, उसके बारे में हम बात में करेंगे। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, तो आप लोग दुखी ना हो, बिल्कुल दुखी ना हो, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। संघर्ष ज़िंदगी का नाम है, ऐसा नहीं कि आप जॉब पा जाइएगा, टीचर बन जाइएगा तो आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। संघर्ष चलता रहेगा। कुछ लोगों का संघर्ष टीचर बनने तक का पूरा हो जाएगा, कुछ लोगों का चलेगा। यही
यही सत्य है सभी के साथ में। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, परेशान मत होइए। इतना ही कहेंगे कि बस थोड़ा सा आप कुछ दिन आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, फिर आगे से अपना पढ़ाई नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को, तो इसमें 3 प्रकार का न्याय के बारे में बात किया गया और उसमें हम देखेंगे तो तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं, तो यहाँ पे सभी जो स्टेटमेंट्स है वो गलत हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो अस्थायी गैस तो होती नहीं है, मध्यमंडल में पाई नहीं जाती, समताप मंडल में पाई जाती है, उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन को करती है, तो लघु तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है। 100 से 95 आइए, 95 से 9.5 और बढ़ा दीजिए तो 104.5 हो जाएगा, तो 4.5% बढ़ जाएगा। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्नलिखित में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तो तमिलनाडु में ऐसा हुआ था। अब ऐसे प्रश्नों पे जिसका बाई गेस सही चला गया, जिसका गलत हो गया, इससे प्रश्नों में कुछ नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो ये सभी आपको पता है, पढ़ाया भी गया आपको। साइटोकाइनिन जो है ये वनस्पतिक हार्मोन है, बाकी ये सब जो है ये जंतु हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है। आकृति में कितने आयत हैं? तो आकृति में 9 आयत हैं। भारत के संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा 10 मीटर चला, और ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर 40 मीटर है। चूँकि एनालिसिस करा नहीं रहे तो प्रश्न पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग बस चेक कर लें। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर 390 होगा। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध, आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, नाभिकीय हथियारों से तो जोड़ नहीं पाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस से भी नहीं संबंधित है पृथ्वी दिवस को अगर किसी से जोड़ सकते तो बस एक ही विकल्प है यहाँ पे, तो वातावरण से संबंधित जागरूकता। ऑपरेशन बरगा, तो ऑपरेशन बरगा जो है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने स्टार्ट किया था। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, तो इसे जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक है। ये आपका पूरा का पूरा यूपीएससी लेवल का प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब सोचिए पीआरटी में यूपीएससी लेवल का, मतलब बीपीएससी लेवल भी नहीं, यूपीएससी लेवल का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता, बाकी कुछ प्रश्न बहुत टफ दे दिए गए थे। हम सबके बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे, देख लेंगे, उस हिसाब से हम आपको कट ऑफ आपको एक बता देंगे एक्सपेक्टेड कि कितना कट ऑफ जा सकता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ऑक्टेव ह्यूम ने की थी। संस्थापक बस वही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा। 84 का आंसर ई ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a 2b है, परिमाप कितना होगा? तो परिमाप होगा 4√a² + b²। अब पीआरटी में पहली बार रोम्बस का प्रश्न पूछ लिया गया, इससे पहले नहीं पूछा जाता था। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक, तो ध्यान दीजिएगा प्रदूषक पूछा गया, तो प्रदूषक पॉल्यूटेंट केवल SO2 है, तो SO2 ही यहाँ आंसर होगा। CO2 पॉल्यूटेंट नहीं है, तो CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, तो SO2 यहाँ पे आंसर है। तो SO2 और नाइट्रेट का जो है यहाँ पे अम्लीय वर्षा के लिए होता है। दो गैस मतलब H2SO4 HNO3 आपने ये दो सुने हैं, तो H2SO4 से SO2 जुड़ा हुआ है, HNO3 से NO3 हो गया, नाइट्रेट हो गया। तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है इस प्रश्न में। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है, तो ये आपको पता है कि लौटता हुआ मानसून होता है, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। तो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून वैसे बोलते हैं, लेकिन वैसे क्या बोलते हैं? लौटते हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है फिर लौटते हुए जब जाता है तो रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून या लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून इस प्रश्न का आंसर है। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार कम्प्लेक्स है दिल्ली में, वहीं पे स्थित है ये। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण वीवीपैट का जो है कब ये आया था? तो 2013 में स्टार्ट हुआ था ये। किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र दावा करता है? तो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर वगैरह है, तो उस हिसाब से आंसर तिब्बत होगा। 91 में आंसर 4 होगा, एक निकाल लेते उसी हिसाब से जनरलाइज कर लेते, वैल्यू रख देते, आंसर आ जाता। फिर एक करजन वायली की हत्या किसने की थी? तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, मदन लाल ढींगरा ने किया था। दुर्घटना का संबंध सावधानी से, तो बीमारी से कौन जुड़ा हुआ? तो स्वच्छता से जुड़ा है। दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी चाहिए, तो बीमारी से बचने के लिए स्वच्छता चाहिए ही चाहिए। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, तो ये पीआरटी में रिपीटेड सवाल है, वनारोपण आंसर है, TRE1 में पूछा गया था। ग्रीनविच GMT से भारतीय मानक रेखा कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे रहती है, सिंपल सवाल है, पढ़ा आपने सभी ने।
वैल्यू इसका पूछा तो आंसर हो जाएगा 7.4437। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे, तो ध्यान रखिएगा जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कीट भक्षी मतलब पौधे खाते हैं और ये उत्पादक की श्रेणी में माने जाते हैं। कई जगह आपको अलग अलग आंसर बताए जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर उत्पादक होगा। बाकी देखते हैं, आने दीजिए बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की, उससे क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर क्या माना जाता है। हमारे हिसाब से वो जो है कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में माने जाते हैं। तो 97 का आंसर उत्पादक होगा हमारे हिसाब से। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 का प्रश्न है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा, तो ध्यान दीजिएगा 1945 में हुआ। कई जगह आपको कुछ और आंसर बताया जाएगा, लेकिन 1945 इसका आंसर है। राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सुमेलित नहीं, तो ये भी पीआरटी टीआरई 2 में पूछा गया था। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछा गया था, लेकिन यहाँ नेशनल पार्क पूछा। राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है बिहार में केवल एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता, तो वाल्मीकि ही है बिहार में। तो भगवान महावीर तो बिहार में वैसे भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। और बलपक्रम जो है ये मेघालय में है, गुंडी ये भी तमिलनाडु में, तो दोनों सही है, तो ये आपका आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। समीकरण में संतुष्ट करने वाले एक्स और वाई के मान 13 और 17 है। वैल्यू रख के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो वायुमंडल में समुद्री पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सबसे ज़्यादा माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किससे ज़्यादा, तो जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से भी ज़्यादा माना गया है। तो समुद्री पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सबसे ज़्यादा माना गया है। किस नदी के किनारे पश्चिम बंगाल सरकार, तो एक ही नदी है पश्चिम बंगाल में, हुगली, न गंगा है न ब्रह्मपुत्र है, मतलब बहती तो है, लेकिन जो हुगली नदी के किनारे जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर हुगली नदी होगा। जनरली हुगली नदी के किनारे ही पश्चिम बंगाल सरकार ज़्यादातर प्रोग्राम करती है। फिर 6, 18, 54, 6 × 18 = 54, तो 15 × 45 = 135, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, यानी कौन सा इसमें अम्लीय है, तो सिरका ही अम्लीय है, बाकी दो बेसिक हैं, क्षारीय हैं। भारत की सबसे लंबी नहर, तो ये भी प्रश्न आपका पीआरटी से रिपीटेड है, इंदिरा गांधी नहर। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ 1882 में प्रकाशित किया गया था, ये भी आपको बताया गया है पीआईक्यूज में। प्रॉब्लम को लिखा जाता है तो जो है नंबर्स को क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा SNRUEMB, तो SNRUEMB इसका आंसर होगा। फिर 109 प्रश्न आदित्य एलवन से पूछा गया था और उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का आंसर है। हमने आपको जो पहले के जो आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस पढ़ाए थे वहाँ हमने आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था, डिटेल में उतना बात नहीं किया था, लेकिन ये कि आदित्य एलवन मिशन के बारे में हमने वहाँ से आपसे बात किया था। तो ये 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था, बाकी भी स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, तो आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। कई लोग लॉर्ड हार्डिंग 1 लॉर्ड हार्डिंग 2 में कंफ्यूज हैं, तो ध्यान दीजिएगा बीपीएससी यही आंसर मानने वाला है। तो लॉर्ड हार्डिंग इस प्रश्न के आंसर हैं, 1910 से 16 के बीच में थे ये। अब यहाँ पे क्या किया गया, तो 6 × 7 = 42 जो आया है संख्या उसी का लास्ट का लिख दिया गया। तो 6 × 8 = 48 होगा, तो 48 में 8 आता है लास्ट में, तो 8 यूनिट डिजिट ले लिया गया है। आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप 26 है, तो लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 30 कर दीजिए, चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर है। पी का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो ये आपको पता ही है, के होता है, सब आपको बताया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती हैं, तो अधिकाधिक प्रजातियाँ, सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती है, तो जो बांज के जंगल होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा चीड़ के जंगल, ये पाइन होते हैं, ये क्यों नहीं होगा, तो जो पाइन के जंगल होते हैं इसमें क्लोज कैनोपी नहीं होती है। क्लोज कैनोपी का मतलब क्या होता है, ये मतलब ढके नहीं होते, मतलब एकदम से कवर नहीं होता है, थोड़ा इस टाइप के कह सकते हैं, इस टाइप के वृक्ष होते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा, और बाकी जो बांज के जंगल होते हैं वहाँ पे पक्षियों की ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो अधिकाधिक प्रजातियाँ बांज के जंगल में, ओक फॉरेस्ट में पाई जाती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का आंसर बांज के जंगल है, ओक है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25 है, तो नीचे से जब देखेंगे तो एक बढ़ा दीजिए, 26 आंसर हो जाएगा। भारत के कुछ उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्र, तो मिजोरम आंसर है। यदि बीते हुए कल से पहले दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा, तो शुक्रवार आंसर है इसका। किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत बेसिक सवाल है, कई जगह आपने पढ़ा भी है, विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु, तो इनको हम डेजर्टिकोलस कहते हैं। ब्रह्म समाज का प्रभाव, तो ये शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। ग्रामीण और शहरी नहीं शिक्षित, मतलब इससे नहीं संबंधित थे, ग्रामीण बंगाल भी नहीं, तो शहरी शिक्षित वर्ग आंसर हो जाएगा। कौन एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी, तो सबसे ज़्यादा भूकंप जो गंभीर होता है वो भ्रंश मूलक भूकंप होता है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होती है, जो प्लेटों के मूवमेंट की वजह से होता है,
वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो भ्रंश मूलक भूकंप या टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक होता है सबसे ज़्यादा गंभीर होता है। 5 लड़के पंक्ति में बैठे हैं और इसमें देखा जाएगा तो सबसे बीच में कौन बैठा होगा, क्यू बैठा होगा। सॉल्व किया होगा आप सभी ने। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध सोशलकारी शक्तियों का विरोध किया, तो 1855-56 में संथाल विद्रोह आपने पढ़ा है, आंसर हो जाएगा। फिर इस प्रश्न का आंसर है 124 का 2 आएगा। ए मान लेते, बी मान लेते, a + b का स्क्वायर -2ab रख देते, सॉल्व कर लेते, आ जाता आपका आंसर। निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। कई लोग सोन नदी घाटी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कब आई थी, 1948 में। और 1948 में बिहार में झारखंड भी था। आज के डेट में देखा जाएगा तो दामोदर नदी घाटी परियोजना वेस्ट बंगाल और झारखंड में है, लेकिन 1948 में तो झारखंड बिहार में ही था ना। तो बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी हो जाएगी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कब आई थी, 1948 में। तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजेगा इनसैट 3DS। तो ये आपका HM में भी पूछा गया था, वहीं से लिया गया है। तो मौसम विज्ञान से रिलेटेड है, वहाँ कुछ डेट पूछा गया था, उसी से एक्सटेंड कर दिया गया। SPM मतलब क्या होता है, तो SPM मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणिका तत्व बोलते हैं हिंदी में इसको। आप इंग्लिश से आप चेक कर सकते। हमने कई बार आपको बताया कि जहाँ पे आपको प्रश्न नहीं समझ में आए आपको वहाँ इंग्लिश में देख लेना चाहिए। लास्ट टाइम पे भी हमने आपको बताया था। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वो जिन्हें चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसको हम हिंदी में निलंबित कणिका तत्व बोलते हैं। तो 127 का ए है। राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने वाली राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का भी आपको आंसर अलग अलग जगह पे अलग अलग बताया जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे मुख्यतः राष्ट्रवाद की बात की गई है। तो राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के मतलब मुद्दे को ज़्यादा आगे करके लड़ती है। वो अलग बात है कि एक्चुअली में लड़ते नहीं लड़ते वो अलग चीज़ है, वो अलग डिबेट का विषय है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कई लोग बताएंगे, लेकिन ये आज की बात कर रहा है, 1885 से नहीं बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आज जो मतलब लड़ने का है वो अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो आंसर हमारे हिसाब से होगा भारतीय जनता पार्टी होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन थे। 1926 से लेकर 31 तक थे ये। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो आंसर हो जाएंगे लॉर्ड इरविन। ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है, तो इस प्रश्न का भी हमने आंसर चेंज किया। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया था इस प्रश्न को। फैमा रोल बोलते हैं इंग्लिश में फैमा रोल बोलते हैं, धुआरे वातिमुख। तो धुआरे वातिमुख फैमा रोल ये ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक होता है। तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का अभी फाइनल राइट आंसर हमारे हिसाब से धुआरे वातिमुख होगा। तो आप इसके हिसाब से अपना चेक कीजिए। फिर है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो केवल पादप जात को, केवल जंतु जात को, सभी को दी जाती है, तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। अब कई लोग सोचेंगे इसको भी तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में ये भी आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। तो इसीलिए जब संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बोल दिया गया तो यही आपका अकेला आंसर हो जाएगा। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किसको मिलेगा, तो ओपेनहाइमर के अलावा किसको मिल सकता है। फिर है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो सवाना का घास का मैदान ही है आंसर। फिर है जो है ए किसी के काम को करता है, पूरा करता है, तो इस प्रश्न का आंसर 1 है। x/y का मान 1 आ जाएगा। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पटना था। इससे रिलेटेड हमने आपको PIQs भी कराए थे कि पटना में 3 वहाबी जो पकड़े गए थे वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पटना से रिलेटेड है ये। शांत घाटी किस राज्य में, तो ये भी हमने आपको कराया हुआ है, NCERT से लिया गया, सिंपल प्रश्न है। केरल में। कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारक है, तो इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के वृक्ष जंगल पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो सागवान के जंगल पाए जाते हैं, तो टीक फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। टीक फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। मई 1934 तब होता जब यहाँ बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलता, क्या बोलता है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तब मई 1934 होता। लेकिन जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे दल लिखा गया तो CSP बोला जा रहा है। CSP एक्चुअली में क्या है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर में हुई थी, 22 से 24 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी 1934 में। तो अक्टूबर 1934 इसका आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से, और इस पर का आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मई कब होता, जब यहाँ पे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछता,
लेकिन अक्टूबर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, जिसको उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोला गया, या कांग्रेस CSP शॉर्ट में बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो 2 माइनस कर लेते, सॉल्व कर लेते तो सभी यहाँ डिवाइड हो जाते, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो 11,402 आंसर हो जाएगा। कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 23 लोग बने हैं अभी तक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये होती है अपसौर के समय में, और अपसौर को इंग्लिश में बोलते हैं एफिलियन। तो एफिलियन के टाइम में जो है, अपसौर के समय में पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, उपसौर में सबसे कम दूरी होती है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण, तो ये आपको पता है कि 1991 में लिबरलाइजेशन, LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी 1991 के बाद। A³ + B³ + C³ - 3ABC को AB + C से डिवाइड किया जाता है। शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल आपका B आंसर होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो ये सभी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो आंसर यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपको एक से अधिक कई जगह पे आंसर बताया जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर मृदा की नमी बनाए रखने से हो। तो ध्यान रखिएगा, मृदा को हम मल्चिंग ऑफ सॉइल को किससे जुड़ा हुआ, मल्चिंग करते क्यों हैं, मृदा को ढकते क्यों हैं? ताकि मृदा की नमी बनी रहे। अब मृदा को ढक देंगे तो उससे उसकी उर्वरता नहीं बढ़ जाएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो मृदा का पलवार करना मेनली किससे संबंधित है? मृदा की नमी को बनाए रखने से। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे हिसाब से B होगा, और आप भी इसी को आंसर मानिए। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित में से उपलब्धियाँ, तो यहाँ पे आंसर बहुत जो है टफ प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया था। इतनी पुराने फैक्ट्स इसको पता होते हैं, और ये बहुत ही रैंडम प्रश्न था, टफ प्रश्न था ये, और इस प्रश्न का आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा चौथा सही है। फिर है जो है यहाँ पे सीरीज दी गई है, इसका अगला आपका क्या होगा? तो अगला 77 होगा, 77। मानव आँख की फोकस दूरी, तो आपका NCERT से प्रश्न लिया गया है। परिवर्तन किसके कारण होता है? सीलियरी मसल्स, पश्चमाभ पेशियाँ बोलते हैं। NCERT से सिंपल सा प्रश्न एक्सरसाइज से लिया गया है। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है मिलिटेंट पीजेंट लीडर्स में काउंट किए जाते हैं, सबसे महान कृषक नेता भी माने जाते हैं बिहार के। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इस प्रश्न के आंसर है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। और आप में से कई सारे अभ्यर्थी हमसे 2 महीने पहले जुड़े, 1 महीने पहले जुड़े, 15 दिन पहले जुड़े। उम्मीद करते कि आपको हमसे जुड़कर फ़ायदा हुआ होगा। और इस बार का जो पेपर था, अब ये मान के चले कि BPSC हर बार आपको ऐसे ही सरप्राइज़ देगा, कई जगह ऑप्शन चेंज कर देगा। जैसे आप ये प्रश्न देख सकते हैं, मतलब पूरा ऑप्शन ही चेंज कर दिया गया है, पूरा ऑप्शन ही चेंज कर दिया गया है। मतलब बहुत इस तरीके के प्रश्न जनरली PRT लेवल पर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि अब BPSC देखा गया सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट PRT लेवल पे ही करता है। तो आप लोग बाकी देख लीजिए कितना आपके नंबर आ रहे हैं, कमेंट जरूर करिए, आप अपना ग्रुप भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमसे अभी तक जुड़कर फ़ायदा हुआ होगा, और हम आगे पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार तो ज़्यादा समय नहीं था कि हम आपको, बाकी हमने अपना पूरा प्रयास किया कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें, सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें। TRE 4 के लिए जो भी अभ्यर्थी होंगे, हम पूरी तरीके से अभी तक जितना हमने आपको सपोर्ट किया आगे भी पूरा सहयोग करेंगे। पर्सनली हम सबसे जिनको भी ज़रूरत पड़ती थी हमने सबकी मदद की है, सबकी हेल्प भी किया, सपोर्ट भी किया लास्ट टाइम तक, आगे भी करते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसके बाद हम आपको एक वीडियो बताएंगे जहाँ पे हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। और ध्यान दीजिए, कट ऑफ थोड़ा सा पेचीदा विषय होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।